विद्यार्थियों मित्रों का स्वागत है DAS हिस्ट्री क्लासेस में। देखिए मैं आज आप लोगों के लिए चौथा पार्ट लाया हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास कक्षा 12। और मैंने अभी तक आपको जो महत्वपूर्ण नोट्स दिए हैं उसी क्रम में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने पहला प्रश्न। देखिए सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके, और सभी NCERT जो बुक है उससे निकाले गए आप लोगों के लिए। मैं नोट्स निकाल रहा हूँ, बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वीडियो पूरी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो देखिए इसमें जो प्रश्न है अगला कि जनपद का अर्थ क्या है, या जनपद का अर्थ क्या होता है। तो जनपद का जो अर्थ होता है ऐसा भूखंड यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई जन यानी लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखते हैं या वहाँ बस जाते हैं। और इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों मिलता है। तो जनपद का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि लोग, कुल या जनजाति जो अपना पांव रखते हैं या बस जाते हैं उसे जनपद कहते हैं। और इस शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो प्राकृत व संस्कृत दोनों मिलता है, यानी जनपद शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपियों में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेख में कौन सी भाषा और लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में मिले हैं। कौन सी भाषा में मिले हैं? प्राकृत भाषा में। और प्राकृत के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कौन सी लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में। यानी प्राकृत भाषा के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। लेकिन पश्चिमोत्तर यानी अफगानिस्तान में से मिले जो अभिलेख हैं वो अरामेइक, यूनानी भाषा और कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए थे। यानी अफगानिस्तानियन पश्चिमोत्तर में जो अभिलेख मिले हैं वो अरामेइक, यूनानी भाषा और कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए थे। और अरामेइक और यूनानी लिपियों का जो प्रयोग है अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। तो ये अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि अशोककालीन मौर्य शासन प्रबंध व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे कि अशोक की जो शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो अशोक को उत्तराधिकारी के रूप में विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था और अपने शासन के प्रारंभिक काल में अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य के सिद्धांतों का अनुसरण किया। यानी उसको जो विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था और अपने प्रारंभिक काल में अशोक ने जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके सिद्धांतों के अनुसार काम किया, उसका अनुसरण किया। और केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय शासन की जो व्यवस्थाएं थी वो पूर्ववत चलती रही। परंतु जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तन हो गया था और उसने अपने शासन के सिद्धांतों में जो निम्न परिवर्तन किए थे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके द्वारा परिवर्तित आदर्श सिद्धांत निम्न थे। उसने कलिंग युद्ध के बाद अपने शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसकी शासन व्यवस्था में परिवर्तन क्या क्या था उसने शासन व्यवस्था में? अपने नवीन आदर्श सिद्धांतों को व्यवहार में लाने हेतु अशोक ने शासन व्यवस्था में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया। उसने नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जो धर्म महामात्र कहलाए। जो क्या कहलाए? धर्म महामात्र कहलाए। उसने अपने नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। इनका कार्य क्या था? जनहित के कार्यों को देखना था। और बहुत से जो पदाधिकारी थे वो अपने कार्यों को करने के साथ धर्म प्रचार भी करते थे। अगला पॉइंट है कि न्याय व्यवस्था में परिवर्तन। यानी कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक द्वारा कठोर जो दंड विधान था उसके द्वारा उसको तिलांजलि दे दी गई। यानी उस जो कठोर दंड विधान था उसमें सुधार किया गया और उसमें कमी की गई दंड व्यवस्था की। वह दंड भोगने वालों में मानवता की भावना भरने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से अशोक की न्याय व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। और जनहित चिंतन, यानी अशोक ने जनता को अपनी संतान माना, यानी अपनी प्रजा को, अपनी जनता को, और इसके हित के लिए, उसके चिंतन के लिए
संतान के समान ही अपनी प्रजा को सुख तथा स्मृति के लिए हमेशा उसने प्रयास किए, प्रयत्न किए। देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि कलिंग युद्ध के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था सम्राट अशोक का, वो कलिंग के राजा के साथ हुआ था और इस युद्ध के निर्मित प्रभाव या परिणाम सामने आए। इस युद्ध के इस युद्ध में अशोक विजय रहा, लेकिन इस युद्ध में उसने अपार जनहानि देखी, यानी उसके सामने कई निर्दोष लोग मारे गए। इससे व्यथित दुखी होकर अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। यानी इस कलिंग युद्ध का उसका ये प्रभाव पड़ा कि जब उसने अपार जनहानि देखी, किसने देखी? सम्राट अशोक ने, तो उससे वो दुखी हो गया और अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। यानी कलिंग युद्ध का ये प्रभाव पड़ा, ये परिणाम हुआ। और कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कौन से धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। और उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान और परोपकार का रास्ता अपने जीवन में अपना लिया। तो ये कलिंग युद्ध के प्रभाव पड़े। प्रश्न आपके सामने कि चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, के दरबार में आए यूनानी राजदूत कौन आए थे? मेगस्थनीज के विवरण का एक अंश के आधार पर हम ये जानकारी हमें मिलती है। यानी उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत आए थे मेगस्थनीज, उनके विवरण का एक अंश मिलता है। उसके आधार पर हमें जानकारी प्राप्त होती है कि साम्राज्य के जो महान अधिकारियों में से, यानी जो बड़े अधिकारी थे उस समय साम्राज्य के, वो कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे। क्या काम करते थे? वो नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे। साम्राज्य के बड़े अधिकारी, महान अधिकारी। और कुछ अधिकारी जो थे वो प्रमुख नहरों से उप नहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे। यानी कि जो प्रमुख नहरें थी, नहरों से जो उप नहरों के लिए जो छोड़े जाने वाले पानी के जो मुख्य द्वार थे, उनका निरीक्षण करते थे, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। तो इन अधिकारियों का यह काम था। इसी प्रकार से यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे। यानी कि शिकारियों के कृत्यों के आधार पर, जो वो कृत्य करते थे, उनके आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते थे। जो भी काम करते थे शिकारी, उनके आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते थे। तो ये इन अधिकारियों का काम था। इसी प्रकार से मौर्य साम्राज्य के जो अधिकारी थे वो कर वसूली करते थे और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते थे। यानी भूमि से संबंधित जितने प्रकार के भी व्यवसाय थे, काम थे, इनका काम निरीक्षण करना था। और साथ ही लक्कड़हारों, बढ़ाई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते थे। तो साथ में ये लक्कड़हारों, बढ़ाई, लोहार और जो खननकर्ता थे, ये उनका भी निरीक्षण करते थे, उनकी भी जांच पड़ताल करते थे। तो मौर्य सम्राट के जो अधिकारी थे ये निम्न कार्यों करते थे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बुक से निकाले आप लोगों के लिए। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरी वीडियो देखें और अंत तक देखें। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके, सभी पार्ट देखें। मैंने आपसे अभी चौथा पार्ट बनाया है, तो लास्ट तक आप सभी पार्ट देखें। देखिए इसमें जो अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति क्या है, इसमें राजा को क्या सलाह दी गई है। तो मनुस्मृति जो है वो आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, यानी कानूनी ग्रंथ है, विधि ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये जो विधि ग्रंथ लिखा गया है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसकी रचना जो हुई थी वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया। यानी यह ग्रंथ जो लिखा गया है वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। और इस ग्रंथ में राजा को ये सलाह दी गई थी। क्या सलाह दी गई थी तो हम आगे समझेंगे। चूंकि सीमाओं की अनभिज्ञता, यानी सीमाओं के बारे में इसमें जानकारी, क्या सलाह दी गई थी राजा को, तो सीमाओं की अनभिज्ञता यानी पहचान ना होने के कारण क्या क्या विवाद होते हैं, के कारण जो बार बार विवाद पैदा होते हैं, यानी राज्यों के बीच में जो विवाद पैदा होते हैं,
उसके बारे में से जानकारी है, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़कर रखने चाहिए। यानी इस विधि ग्रंथ के अनुसार राजा को सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जो होते हैं वो जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियां, गाय के बाल, भूसी यानी भूसा, राख, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत। यानी जो चीज़ें बताई गई है ये उस विधि ग्रंथ में बताई गई है कि राजा को इन चीज़ों को गुप्त निशान के रूप में जमीन में गाड़ के रखना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार की सीमा विवाद ना हो, और उसे यानी राजा को सीमाओं पर इसी प्रकार के और तत्व भूमि में छुपाकर गाड़ने चाहिए। यानी इस प्रकार के जो तत्व बताए हैं ये सभी उसको कहाँ लगाना चाहिए? अपनी सीमा के पास में, यानी सीमाओं पर इसी प्रकार के और तत्व भूमि में छुपाकर गाड़ने चाहिए, जो समय के साथ नष्ट ना हो। यानी समय के साथ ये जो चीज़ें हैं ये अगर जमीन में गाड़ के सीमाओं के पास में रखेंगे तो ये नष्ट नहीं होंगे और इससे सीमा विवाद नहीं होगा। तो इस प्रकार राजा को सलाह दी गई है। प्रश्न है आपके सामने कि प्रभावती गुप्त कौन थी, उसके संबंध में कौन सा उदाहरण मिलता है। तो हम जानेंगे प्रभावती गुप्त के बारे में कि प्रभावती गुप्त जो थी वो आरंभिक भारत के एक प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और इसका विवाह जो हुआ था वो दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो दक्कन है, दक्कन के पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। जो कौन था? एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। उस समय संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। यानी उस समय जो संस्कृत धर्म शास्त्र थे उनके अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि जो प्रभावती जो थी वो भूमि की स्वामी थी। कौन थी? वो भूमि की स्वामी थी। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा है कि उस समय के जो धर्मशास्त्र थे उनके अनुसार महिलाओं को किसी प्रकार की संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था रखने का मतलब। लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि जो प्रभावती जो थी वो भूमि की स्वामी थी और उसने भूमि दान भी किया था। यानी वो भूमि की स्वामी भी थी और उसने भूमि दान भी किया था, जो किसी महिला द्वारा उस समय का जो दान का विरला उदाहरण है, यानी एक हट के उदाहरण है।